काला दिवस और सौर दिवस के बीच में ये जो शोक दिवस था राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसी को तो छिपाने के लिए इन्होंने ये दिन चुना था। हमारे साथ उत्तराखंड के जबर सिंह वर्मा साहब हैं, नहीं है? हैं, लग रहा है उनका नेटवर्क चला गया है। जबर सिंह वर्मा जी, अच्छा खैर, तो अब हम फिर एक बार चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम जी, रत्ना क्या कुछ कहना चाह रही हैं? मैं सिर्फ आपके चर्चा में एक चर्चा और जोड़ना चाहती हूँ कि जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट थी और उनके जज थे एसके यादव, जब सितंबर 2020 में सीबीआई की कोर्ट ने उन तमाम 32 आरोपियों को बरी कर दिया। वो कौन थे? उमा भारती जी, मुरली मनोहर जोशी जी, अडवाणी जी, ये सब लोगों को बरी कर दिया, 32 के 32 लोगों को। और उसके बाद उनके रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद उनको यूपी का डेप्यूटी लोकायुक्त बना दिया, मतलब उनको इनाम दे दिया। उसके बाद आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, वो भी सबको जग जाहिर है कि राम मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट के जज ने सुनाया। रंजन गोगोई उस टाइम पे चीफ जस्टिस थे और रंजन गोगोई ने ये फैसला मतलब जो सुनाया उनके हक में सुनाया। न्याय नहीं किया, जो सही और गलत नहीं बताया, पर फैसला एक तरीके से समाधान के टाइप का फैसला सुनाया कि भी आप भी ले लो, आप भी ले लो और आप भी ले लो, पर वो फैसला नहीं था। और उनको भी राज्यसभा का मेंबर बना दिया। अब मैं यहाँ से इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमें लोकतंत्र दिया था, जिसके अंदर 3 स्तंभ है, न्यायपालिका और फिर कार्यपालिका और ये अपने जो चुने जाते हैं अपने विधायक। विधायक, तो ये तीनों के तीनों स्तंभ के ऊपर हमला है, क्योंकि न्यायपालिका भी अब इनकी साजिश में साजिश करने के लिए शामिल हो चुकी है। जी आनंद जी, थैंक यू, बुलाया मुझे फिर से। जी रत्ना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस शिपक के लिए। अब हम फिर एक बार चलेंगे प्रोफेसर राम पुनियानी जी के पास। प्रोफेसर राम पुनियानी जी, इतिहास को देखते हुए वर्तमान में और इस दुर्घटना का भविष्य आप कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि भविष्य तो यही है कि आज सब जो ताकतें हैं, सामाजिक न्याय वाली, लोकतांत्रिक मूल्यों वाली, भारतीय संविधान को मानने वाली, उनको साथ में आकर ये जो आरएसएस की राजनीति है, उसका पूरा मुकाबला मिलकर करना पड़ेगा। क्योंकि ये केवल सत्ता का सवाल नहीं है, सत्ता के साथ साथ उन्होंने सामाजिक चेतना में एक बहुत खराब असर किया हुआ है। उसी के साथ साथ उन्होंने समाज में नफरत बहुत फैलाई है, और ये नफरत ही है जिसके कारण दंगे करवाए जाते हैं। और आखिर में शैली जी ने एक जो बात कही, वो मेरे ख्याल से सबने ख्याल रखना चाहिए कि कैसे वही दलितों के बीच में जाके उनसे काम करते हैं, और दलित और ट्राइबल क्षेत्रों में इनको बहुत ज़्यादा सीटें भी मिलती हैं। तो हमारी जो नीति होना चाहिए वो एक बहुत धरातल पे होना चाहिए। सबसे पहले तो इन्होंने जो नफरत फैलाई है, उसका मुकाबला करने के लिए हमारे नुक्कड़ नाटक, यूट्यूब वीडियो, कम्युनिटी सेंटर्स, इन पे हम नियमित रूप से समाज के साथ संपर्क करें। क्योंकि आरएसएस की सबसे बड़ी ताकत क्या है? शाखा। शाखा के माध्यम से वो लोगों का ब्रेन वॉश करते हैं, लगातार करते हैं। और जितना काम उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से उसका आधा भी काम हम कर सकें नियमित रूप से लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने का, तो सांप्रदायिकता की इस ताकत को हम बिल्कुल नेस्त नाबूद कर सकते हैं। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये ताकत केवल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, ये दलित, महिला, आदिवासी, मजदूर सबके हितों के खिलाफ है। भारतीय संविधान को समाप्त करने के लिए, तानाशाही को लाने के लिए। इसलिए सब ताकतों ने, अभी जैसे इंडिया अलायंस बना, मैं उसका भी उल्लेख करना चाहूँगा, वो राजनीतिक मामला, फिर भी सामाजिक धरातल पर भी सभी जो संगठन है, उनका भी एक प्लेटफॉर्म बनने की ज़रूरत है, ताकि वो एक दूसरे की मदद से समाज के अंदर चेतना के बदलाव के लिए महत्वपूर्ण काम कर सकें। ताकि ये सामाजिक चेतना ही बात है। आप याद रखिए, सामाजिक बदलाव के साथ सामाजिक चेतना का बदलाव ज़रूरी है। और क्योंकि हमारे यहाँ सामाजिक चेतना में केवल आरएसएस ने काम किया, हम लोग सामाजिक परिवर्तन के लिए काम करते रहे, तो सामाजिक चेतना जो है वो कहीं आरएसएस के कब्जे में है। सामाजिक परिवर्तन के लिए हम काम करते रहे, अभी वो सत्ता में आ गए, अभी हमारे लिए काम करने की जगह ही नहीं बची। तो आपका ये सवाल आखिरी का बहुत महत्वपूर्ण है। हम सब लोगों ने इसको चिंतन करके, हमारे जो छोटे छोटे मतभेद हैं, छोटे मतभेदों को भूलकर एक प्लेटफॉर्म, एक मंच बनाना चाहिए सामाजिक जागरूकता के लिए। और एक ऐसा मंच बनाना चाहिए जो राजनीति पे भी काम करे,
और इस प्रकार की सत्ता फिर से न आए, इसका भी एक करना बहुत ज़रूरी है। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आज का दिन जो एक लंबे सन्नाटे के बाद 1990 में जिसे भारत रत्न से विभूषित किया गया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, और उनकी एक महती देन के लिए भारत या पूरी मानवता ऋणी है, जो जिन्होंने संविधान दिया और जो भी उन्होंने लेखनी दिया, जो उन्होंने आंदोलन चलाया, उसको किस तरीके से उसको धूल दूसरित कर दिया जाए। 1992 में इन लोगों ने उसको धूल दूषित करने के लिए जो दिन चुना 6 दिसंबर, यह वाकई बहुत ही शर्मनाक और बहुत ही साजिश और कपटपूर्ण दिन था। तो आज हम अपने उस माटी के लाल को, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को सादर नमन करते हैं और उनकी स्मृतियों को प्रणाम करते हैं, और उनके द्वारा जो इतनी शिद्दत के साथ जो संविधान बनाया गया था, हम यही अपेक्षा करेंगे कि हमारे यहाँ संविधान, जबकि इस संविधान पर भी बार-बार कुठाराघात हो रहा है। जिस तरीके से 6 दिसंबर चुना गया उसको धूल दूषित करने के लिए, उस शोक दिवस को जिसमें पूरी मानवता शोकग्रस्त होकर के शोक में की आगोश में खो जाती है उसको, और आज उनके उस संविधान भी आज उनका ये खतरे में पड़ गया है। आप सारे साथी ऐसे